नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ निधि तनेजा और आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। बात है बेरोजगारी की और बात है कि पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने आखिर कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है। देखिए, इसका जवाब खुद मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में सदन में दिया है, संसद में दिया है। संसद में मोदी सरकार ने यह कहा हाल ही में कि पिछले 8 साल में देखिए कितने करोड़ आवेदन आए, 22 करोड़ से ज्यादा पिछले 8 साल में आवेदन आए, लेकिन नौकरी कितनों को मिली? नौकरी 7.5 लाख से भी कम युवाओं को मिली। तो यहां बात है बेरोजगारी की। बात यह है कि कितने ज्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं, जो युवा है वो आवेदन करते हैं, लेकिन नौकरी जो है वो इतने कम को मिलती है कि आप आंकड़ों का अगर मायने आप निकालने जाएं तो करीब आधे % आप कहें उतनों को भी नौकरी यहां नहीं मिली है। इन आंकड़ों को पर अगर आप गौर करें, देखिए हमारे साथ हल्ला बोल के अनुपम भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको जरा उन आंकड़ों की एक तस्वीर जो है वो दिखा देते हैं कि वो आंकड़े आखिर क्या कहते हैं। अर्पित से गुजारिश करेंगे, अर्पित वो आंकड़े जरा दिखाएं ताकि लोग समझ पाएं कि कितने पिछले 8 साल में कितने आवेदन किए गए वर्सेस कितनों को असल में नौकरी मिल पाई। तो ये बड़ा सवाल है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं और आज कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे पहलुओं पर सरकार का जो पिछले 8 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा वो तो बात करें, लेकिन सोल्यूशन की तरफ भी आगे बढ़ते दिखाई दे कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां पर सरकार जो है पिछले 8 साल में 22 करोड़ आवेदनों के बदले में सिर्फ 7.5 लाख नौकरियों से भी कम दे पाती है सरकारी नौकरियां, तो ऐसे में जो सरकार ने हाल फिलहाल में वादा किया है, अगले 1.5 साल में सरकार ने वादा किया है कि 10 लाख नौकरियां वो देंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये वादा देर से किया है और ये अब क्यों, ये सवाल तो देखिए पहले से चलता चला आ रहा है कि अब जबकि इलेक्शन आने वाला है, बड़ा इलेक्शन जो है वो आने वाला है 2024 में, उससे पहले आप वादा कर देते हैं कि आप 10 लाख नौकरियां लाने वाले हैं। ऐसे में पिछले 8 साल में जो आप नहीं कर पाए वो अगले 1.5 साल में इतनी नौकरियां आप कैसे दे देंगे? अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही जो मैं लगातार यहां पर पेश कर रही हूं, सवाल यही कि जो पिछले 8 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में उससे भी ज्यादा नौकरियों का वादा जो है वो कैसे पूरा हो जाएगा? बिल्कुल वाजिब सवाल है निधि आपका। और देखिए, ये जो आंकड़े आए हैं अभी कि पिछले 8 साल में 22 लाख से ज्यादा आवेदकों ने फॉर्म भरे और 7.5 लाख को भी नौकरी नहीं मिली। ये दरअसल हम जो लंबे समय से कहते आ रहे हैं, दिन रात कहते आ रहे हैं, उन बातों की पुष्टि हो रही है। ये आंकड़े हमारी बातों को सत्यापित कर रहे हैं। हम क्या कह रहे थे कि देश में भीषण बेरोजगारी, 22 करोड़ आवेदन, आप समझ लीजिए ये अगर किसी बात का परिचायक है, रिफ्लेक्शन है किसी चीज का, तो वो यही कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूमंगस प्रोपोर्शन का है इस समय। और इस सरकार ने क्या किया है? किस सरकार ने? आपका जो ये सवाल है कि जो पिछले 8 साल में 8 लाख नौकरी नहीं दे पाए, वो अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का अब वो जाके फिर से वादा कर रहे हैं। इसको अगर हमें समझना हो कि वो कर पाएंगे कि नहीं अगले 1.5 साल में, तो समझने का बेस्ट तरीका क्या है कि देखिए, जिन्होंने वादा किया हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें कि वो जब वादे करते हैं तो क्या होता है। आप समझिए 2014 से पहले भी वादा किया गया था। वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके पर्याप्त आंकड़े हैं इस वक्त हमारे देश में कि सरकार की अपनी नीतियों के कारण, कोई अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स के कारण नहीं और कोई ऐसे फैक्टर्स के कारण नहीं जो सरकार की नीति से अलग थे। नोटबंदी जैसे फैसले, फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जैसे फैसले, जिस ढंग से लॉकडाउन किया गया वैसे फैसले, इसके कारण क्या हुआ कि रोजगार पे असर पड़ा और हमारे देश में 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार मिलना दूर की बात है, करोड़ों की संख्या में रोजगार खत्म हो गए। ये पहला वादा था जो 2014 से पहले किया गया। 2019 से पहले, फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर वादा किया गया था कि अकेले रेलवे के माध्यम से 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। ये मीडिया में खूब प्रचारित हुआ था ये वादा, और इसके तुरंत बाद जो है रेलवे की 2 बड़ी भर्तियां निकाली गई थी जिसको मेगा भर्ती, बम्पर भर्ती बताया गया था। लेकिन अब हम लगभग 3 साल पूरे कर चुके हैं उस वादे को।
किस वादे को कि 2 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 4 लाख सरकारी नौकरी देना फिर से बहुत दूर की बात है। रेलवे में ही कई सारे जो नॉन सेफ्टी पोस्ट थे उनको खत्म कर दिए गए। तो इस सरकार का जो पैटर्न है देखिए, उसी का ये रिफ्लेक्शन है कि 8 साल में 7.22 लाख जॉब्स मिले हैं और 22 करोड़ आवेदन का मतलब आप समझिए, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जब भरा जाता है तो 200, 400, 500, 1000, 1500 अलग अलग एप्लीकेशन फीस है अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए। आप एक एवरेज भी निकाल ले अगर 400-500 रुपए का भी एवरेज, तो 22 करोड़ आवेदकों का मतलब ये हुआ कि लगभग 8-10 हजार करोड़ रुपया। और ये फॉर्म कौन भर रहा है आप समझिए निधि, ये ज्यादातर फॉर्म वो लोग भर रहे हैं जो हमारे देश में गरीब तबके से आते हैं, निचले तबके से आते हैं या मध्यम वर्ग से आते हैं। ये जो एक आंकड़ा आया था कि अगर आप हर महीने 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो आप इस देश के टॉप 10% में हैं। ये जो 22 करोड़ आवेदक हैं ये देश के उन 90% में है, आप समझिए। और उसके बाद जब इस तरह के आंकड़े आते हैं और जब फिर से वादा किया जाता है कि हम अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो वो हास्यास्पद लगता है और वो फिर से एक जुमला लगता है। ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, इसमें देखिए कोई रेटोरिक नहीं है, कोई इसमें लफाजी नहीं है। सच्चाई ये है कि सरकार ने देश के युवाओं को जो सपना दिखाया था, जो सपना दिखाकर वो सत्ता में आए और सत्ता में बार बार बने रहे, बार बार वो सपना दिखाकर, वो सपना ध्वस्त हो गया है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और जो देश के पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो इस देश की सबसे बड़ी आबादी, अंडर 35 जो इस देश की आबादी है वो लगभग 70% है, आप समझिए, उसका भविष्य आज अंधकार में है। और जो नौकरियां दी जा रही है वो किस तरह की नौकरियां दी जा रही है, वो ठेके पर भेजा जा रहा है। जो गिनी चुनी नौकरियां भी है, आप देखिए सेना में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब दिया जा रहा है 4 साल के ठेके पे। इसको भी काउंट किया जाएगा, आप देखिएगा अगर कल को इसके सेना में। और इस पर हम अनुपम जी, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह ये जो पेंडिंग कुछ रिक्रूटमेंट्स हैं कर जो पहले की भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ शामिल कर ली जाएंगी और उसे भी इसी में काउंट कर लिया जाएगा, इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन इसके पहले जरा इस पर जो हम बात कर रहे हैं आज के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार ने जो आंकड़े खुद अपने लिए ही पेश करे हैं उसको लेकर राहुल गांधी और मोदी सरकार के खुद के सांसद जो है वरुण गांधी, उनका क्या कहना है एक बार दिखाते हैं। वरुण गांधी का रिएक्शन देखिए इस पर क्या है। वरुण गांधी ने ये पूरा मिल सका है जब देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली है, तब इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है, ये वरुण गांधी पूछ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में अनुपम जी आपको याद होगा सरकार ने ये संसद में जवाब दिया था कि 1 करोड़ जो स्वीकृत पद है वो हाल फिलहाल में खाली थे। तो ऐसे में वरुण गांधी जो लगातार अपनी ही सरकार से सवाल करते रहते हैं, वो एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की आपको बात दिखाएं, राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा। 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे, नौकरी मिली सिर्फ 7,22,000 को, यानी 1000 में से सिर्फ 3 को। देखिए यहां पर बड़ी बात है, 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को यहां नौकरी मिल रही है और बाकियों का क्या होता है उसके बारे में कोई बात करने को आज की तारीख में तैयार नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है, सच तो यह है रोजगार देना इनके बस की बात नहीं, युवा देश का असेट है, भाजपा उन्हें लायबिलिटी दिखा रही है। आपको लगता है कि आप राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए अब यहाँ पे सवाल तो ये होना चाहिए कि ये जो स्थिति बनी है, अब यहाँ मैं किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि नहीं रखता हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त भीषण बेरोजगारी है। पिछले 8 साल में वो सरकार जो बड़े बड़े वादे करके आई वो 7,22,000 नौकरी दे पाई है, और तब जबकि 22 करोड़ आवेदन आए और उसके बाद ये तर्क दिया जाता है कई बार कि सरकार के पास पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। मैं कई डिबेट्स में रह चुका हूं जहां पे कि तरह तरह के सरकार के तरफ से कई अर्थशास्त्रियों के तर्क आते हैं कि अगर इन 1 करोड़ स्वीकृत पदों पर भर्ती हो जाएगी
तो इससे बजट बहुत बढ़ जाएगा। तो देखिए सवाल ये है कि क्या बजट इतना बढ़ जाएगा कि इस देश को बेरोजगारी के अंधकार में धकेल दिया जाए? क्या बजट इतना बढ़ जाएगा कि जो एनपीएस जो पिछले 8 साल में जो विलफुल डिफॉल्टर्स के 11 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिए गए, क्या उससे भी ज्यादा बजट बढ़ जाएगा? ये जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कम किया गया 5%, उसके जरिए जो फायदा पहुंचाया गया चंद पूंजीपतियों को, क्या वहां पे बजट की चिंता नहीं हो रही थी? और यहाँ पे जो आप 22 करोड़ लोगों से जो 8-10 हजार करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, गरीब परिवारों से, किसान मजदूर परिवार के बच्चों से, बेरोजगार बच्चों से, वो पैसा कहाँ जाएगा? तो सवाल यह है कि सरकार क्यों नहीं भर्ती कर सकती? ये भी एक तर्क कई बार आता है कि नहीं, इतनी नौकरियां कैसे दे दी जाए। तो देखिए मेरा तो ये मानना है कि जो इस वक्त अलग अलग विभागों में जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, जो स्वीकृत पद है, वो पहले ही आवश्यकता के अनुसार जितने होने चाहिए उससे काफी कम है, और उससे काफी कम है। और जो कम है सैंक्शनड स्ट्रेंथ, उसमें भी रिक्तियां हैं। जी। तो सवाल तो कई तरह के हैं जिसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए। सरकार के पास जवाब किसी तरह का है नहीं। तो नेचुरल सी बात है कि युवा असंतोष में, आक्रोश में प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। वो स्थिति आज बनी हुई है इस देश में। ये देश तैयार हो रहा है बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा युवा आंदोलन देखने के लिए, और तब जाके शायद इस सरकार को समझ में आएगा कि ये खिलवाड़ करना बंद करे सपनों के साथ, भविष्य के साथ, और कॉन्क्रीट काम करे रोजगार के सवाल पे, नौकरियों के सवाल पे। जी अनुपम जी, एक बार फिर हम लोगों को वो आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि आंकड़े जो है ये खुद सरकार ने दिए हैं, ये कोई इमेजिनेशन, ये खुद सरकार ने संसद में प्रेजेंट किए हैं ये आंकड़े। और ये आंकड़े क्या कहते हैं, फुल स्क्रीन जरा इसको दिखाएं। देखिए सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए जो उम्मीदवारों की संख्या में 2014-15 के बाद से गिरावट आ रही है, ये बात यहां पर साफ है। इसमें साल 19-20 एकमात्र अपवाद है। साल 19-20 के दौरान सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की नौकरी के लिए अनुशंसा की गई। ये कोविड पैंडेमिक का साल था, याद रहे, और जब लोकसभा के चुनाव भी हुए थे। और 14-15 पर आप आए, यहां पर 1,30,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। वही ये जो ग्राफ है वो हर साल लगातार गिरता दिखाई दे रहा है। साल 19-20 में 1,47,000 लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन अगले ही साल आप देखें तो एक ग्राफ फिर से नीचे आता दिखाई दे रहा है। और यही बात है जिसकी वजह से आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दा। और ये देखिए अनुपम जी, यही कारण है कि 2024 इलेक्शन से ठीक पहले मोदी सरकार की तरफ से ये घोषणा की जाती है कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख नौकरियों का क्रिएशन किया जाएगा, 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि जब आप पिछले 8 साल में ये नहीं कर पाए, 8 साल में आपने सिर्फ 7.5 लाख नौकरियां दी वर्सेस 22 करोड़ आवेदन, तो आप ये मिशन मोड में अगले 1.5 साल में आप ये कैसे कर पाएंगे? और इस सोल्यूशन की तरफ अगर बात करें, एक सेंसिबल अप्रोच की तरफ बात करें, अनुपम जी आपने पहले भी जब आप हमारे साथ चर्चाओं में जुड़े हैं, आपने एक सोल्यूशन जो है वो सरकार की तरफ प्रेजेंट किया है 9 महीने का, कि जो भी सरकारी भर्तियां होती हैं उनको आप एक तो टाइम से उसका निपटारा करें। सबसे पहले यहाँ पर अनुपम जी, आपको लगता है कि ये नौकरियां है भी सही? क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से तो नौकरियां हैं इनके पास, फिर दे क्यों नहीं रहे? नहीं, नौकरियां तो हैं ही, बिल्कुल है नौकरियां, और वो तो आंकड़ों में झलक रही हैं नौकरियां। बात ये है कि सरकार इन नौकरियों को देना चाहती है कि नहीं देना चाहती जी। मैं उस पर आऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि नहीं देना चाहती है। ये जो आंकड़ों की आपने बात कही, उस चार्ट में अगर आप देखेंगे जो 2014 से लेके अब तक का जो चार्ट है कि हर फाइनेंशियल ईयर में कितनी नौकरियां दी गई हैं, तो आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा, और आपके दर्शकों को भी मैं कह रहा हूं, चुनावी साल में भर्तियां ज्यादा हुई। आप देखिए 2019 वाला जो साल होगा, जो 2014 वाला जो साल होगा, इन दो में भर्तियां ज्यादा हुई है। मजेदार बात है कि 2019 में बता देते हैं कि कितनों को मिली थी। 2014-15 का आप डेटा देखें तो यहाँ पर 1,30,000 को 2014 सरकारी नौकरी मिली थी। वहीं 2019-20 की आप बात करें तो 1,47,000 युवाओं को यहाँ पर नौकरी मिली थी। और जी नहीं थी उसी साल 2019 में आवेदन की संख्या सबसे कम है, लेकिन नौकरी ज्यादा दी गई। जी तो मैं जो बात
कहना चाह रहा था वो ये कि ये सरकार को सिर्फ चुनावों की चिंता है, सिर्फ अपने सत्ता की चिंता है, सिर्फ अपने कुर्सी की चिंता है। इनको कोई परवाह नहीं है इस देश के युवाओं की। देखिए, एक जो ये बात है कई बार की नौकरियां नहीं, आप एक बात को समझिए, आप दुनिया भर के हर तरह के देश के आंकड़ों को देख लीजिए, चाहे कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे कोई कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी हो, चाहे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, दुनिया के ज्यादातर देशों में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो पूरा संख्या है जॉब्स का, उसका 8%, 10%, 15%, 20%, 25% तक, 30% तक पब्लिक सेक्टर में जॉब्स है। कुल एम्प्लॉयमेंट का कितना प्रतिशत सरकारी नौकरी है, ये आप दुनिया के हर देश में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रतिशत कितना होता है जनरली ज्यादातर देशों में। और मैं किसी एक तरह की अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, भारत में ये 4% भी नहीं है। भारत में सरकार कहती है कि गवर्नमेंट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस। ये फिजूल की बात कहती है। हम कभी नहीं कहते हैं कि गवर्नमेंट को बिजनेस करना चाहिए। सरकार दरअसल इस तरह की, हम तो नहीं कहते कि तेल साबुन बेचे सरकार, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या सरकार को गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, क्या वेलफेयर का काम वो भी करना बंद कर देना चाहिए? क्या पुलिस का काम भी बंद हो जाना चाहिए? क्या शिक्षक का काम भी बंद हो जाना चाहिए? क्या स्कूल अस्पताल जो है वो भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए? क्या एसएससी, यूपीएससी, रेलवे के जरिए जो भर्तियां होती है, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, उनमें भी भर्तियां नहीं होनी चाहिए? तो ये बात करेंगे गवर्नमेंट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसके बाद कह देंगे कि क्या हम बैंकों को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं भाई? आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो जैसे ही आप इस तरह की नीति बनाएंगे बेचने की, तो नेचुरल सी बात है कि उसका नौकरियों पे असर पड़ेगा। जो इस देश में नौकरियों के साथ हो रहा है वो आपके सभी दर्शकों को समझने की जरूरत है। वो कोई प्रशासनिक चूक नहीं है, वो किसी एक विभाग, एक अफसर, एक नीति के कारण नहीं हो रहा है। ये दरअसल इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी राजनीति और नीति का नतीजा है जो हो रहा है। तो ये स्पष्ट बात है, ये कोई एक विभाग, दो विभाग की कहानी ही नहीं है। क्लियर पैटर्न है कि ये देश कैसे चल रहा है इस समय। जहां जहां मुनाफा होगा वो सब कुछ चंद लोगों के हाथ बेचा जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि जिस वक्त देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी, देश में महंगाई बढ़ेगी, उसी वक्त देश में सारे लॉज को डिफाई करके दो लोग होंगे जिनकी संपत्ति दिन दुनी रात चौगुनी ऊपर जाएगी। ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नीति ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसके कारण वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में, और नीति ऐसी बनाई जा रही है जिसके कारण हर तरह के नुकसान, हर तरह के घाटे का जो वहन है वो आम आदमी कर रहा है। मतलब कि केजी बेसिन में नुकसान होगा तो उसको ओएनजीसी बचाएगा, तो ओएनजीसी बचाएगा मतलब आप और हम बचाएंगे, हम उसकी भरपाई करेंगे। यस बैंक डूबेगा तो उसको एसबीआई बचाएगा, मतलब आप और हम बचाएंगे। तो हम सब उसका भार वहन कर रहे हैं, और जहां जहां मुनाफा होगा वो सब कुछ चंद लोगों के हाथ में बेचा जाएगा। तो उसका नतीजा क्या होगा समझिए? उसका नतीजा ये होगा कि नौकरियां कम होंगी, उसका नतीजा ये होगा कि महंगाई बढ़ेगी। तो उनके इस सरकार की नीति का ये नतीजा है कि जो हो रहा है। जो समाधान की बात आपने कही कि इसका समाधान क्या है, देखिए हम लंबे समय से हम लोग जब आंदोलन कर रहे हैं, इतने लंबे समय से इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी हमारी तो कोशिश है कि अगले साल भर में इस देश में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन बेरोजगारी के सवाल पे, और उसकी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। उसी के लिए हमारे सारे साथी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, लेकिन उसमें समाधान बताया जाए, वो कंस्ट्रक्टिव हो, वो पॉजिटिव हो, वो ये जो युवाओं की ऊर्जा है, जो असंतोष और आक्रोश है, उसको पॉजिटिव ढंग से चैनलाइज करे। वो कैसे होगा? वो समाधान के जरिए होगा। ये समाधान हमने सरकारों को अलग अलग मौकों पे दिया है। समाधान जी दीदी यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो न्यूज तक है वो लगातार छात्रों की जो कहानियां है वो हम जरूर कवर करते हैं, चाहे वो आर्मी के स्टूडेंट्स हो, आईएएफ के स्टूडेंट्स हो, उनका भविष्य किस तरह इस वक्त अधर में लटका हुआ है, क्योंकि ये ही वो युवा हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं बेरोजगार बैठे हैं। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की आप बात करें, आईएएफ का एयरमैन का जो एग्जाम है, अनुपम जी आपको याद होगा, बिल्कुल फाइनल स्टेज में ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में नहीं आ पाया, क्योंकि सरकार जो है वो अग्निपथ स्कीम सामने ले आई, और अभी छात्र जो है वो जो कोर्ट की तरफ रुक कर चुके हैं। कोर्ट में जरूर इसकी सुनवाई होनी है, लेकिन यहाँ सवाल ये
कि ये जो छात्र हैं इनकी आखिर गलती क्या थी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से जो भी स्टेजेस थे वैसे इस एग्जाम को स्टेज 1, 2, 3 और सारे स्टेजेस इसके क्रॉस किए, लेकिन उसके बावजूद इनके हाथ में वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ पाया। उसके पहले आ गई अग्निपथ स्कीम। और ये जो छात्र हैं इनका विरोध अग्निपथ से भी नहीं है, देखिए इनका विरोध इस बात को लेकर है कि जब हमने सारे स्टेजेस जो है वो पूरे किए, सरकार के प्रोटोकॉल्स के अनुसार जो है वैसे इसको पूरा किया, तो हमारे हाथ में जो है वो भर्ती क्यों नहीं आई। तो कहीं ना कहीं सवाल इसको लेकर भी कि जो पहले की भर्तियां थी, जो पहले से वादा किया हुआ था, 2019 में वादा किया, 20 में वादा किया, नोटिफिकेशन जो है वो निकाली गई, लेकिन असल में ये हाथ में वो नौकरियां नहीं आ पाई। आर्मी के जो स्टूडेंट्स है, देखिए यही कारण है अनुपम जी, आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, तो ये आर्मी के स्टूडेंट्स, IAF के स्टूडेंट्स लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी नौकरियों का क्या, हमारी भर्तियों का क्या, क्योंकि ये जो बेरोजगारी एक बड़े मुद्दे की हम बात कर रहे हैं उसका एक उसमें ये लोग भी शामिल हैं। ये उनका सवाल बिल्कुल वाजिब है। अरे वो सारे पूरी भर्ती प्रक्रिया को क्लियर कर लिया और उसके बाद सरकार एकाएक एक दिन आ जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दे कि इनकी भर्ती रद्द हो गई, बिना किसी तर्क, बिना किसी लॉजिक, बिना किसी सरपैर के। ऐसे कैसे ये देश चल सकता है। देखिए, ये जो एयरफोर्स वाली बात आपने कही कि एयरफोर्स में बिल्कुल ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी उनकी भर्ती को कैंसिल कर दिया गया जो सारे प्रोसेस को क्लियर कर चुके थे। हम लोग तो, हमारे साथी इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी जा रहे हैं, जुडिशरी का सहारा भी ले रहे हैं। हमने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, आपने देखा किस ढंग से आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई। उसमें अराजक तत्वों को घुसा दिया गया उस आंदोलन में प्रायोजित ढंग से, और उस आंदोलन को डिफेम किया गया कि उसमें इतनी हिंसा कर दी गई, जबकि आंदोलनकारियों ने हिंसा नहीं की, प्रायोजिक अराजक तत्वों ने हिंसा की। उसके नाम पे छात्रों को हिरासत में लिया गया। आपको ध्यान में होगा, मुझे अरेस्ट कर लिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम। हमारा तो कोई अपराध नहीं था, मैंने तो कहीं कोई हिंसा नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो हिंसा को उकसा रहा हो, लेकिन हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में तिहाड़ जेल भेज दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इस देश के युवाओं के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। हम लगातार उन फ्लॉज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, सरकार की जो कमियां हैं, खामियां हैं, सरकार से लगातार सवाल कर रहे थे। आप समझिए, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो सरकार की मोडानीकरण की नीति है, मैं उसको निजीकरण की नीति नहीं कहता हूं। आप एक बार को इमेजिन कर सकते थे कि भाई बाकी सारे सेक्टर्स में तो ये कर सकते हैं, बेच देंगे, कुछ लोगों के हाथ में दे देंगे, उनको फायदा पहुंचा देंगे। सेना में कैसे करेंगे? सेना में के जरिए तो उन अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा नहीं पहुंचा सकते ये सेना के जरिए, ऐसा सबको लगता था। इन्होंने सेना में भी एक ऐसी स्कीम बना डाली जिसमें सेना भी दरअसल जो है एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर का काम कर रही है इस वक्त, कि वो मैन पावर तैयार कर रही है प्राइवेट सेक्टर के सिक्योरिटी इंडस्ट्री के लिए। आप समझिए, घूम फिर के वहां पे भी वही हो रहा है। तो कुछ लोग जिनके पैसे के जरिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जा रहा है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं चल रहा है किसका पैसा किस पार्टी को जा रहा है, किस नेता को जा रहा है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए हर नीति बनाई जा रही है। और उसी का नतीजा हो रहा है कि रोजगार के साथ भी, नौकरियों के साथ भी, युवाओं के साथ भी, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सरकार कह रही है कि अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल बाद जो है उसमें सिर्फ है वो ही आगे जा पाएंगे। तो ये जो 75% जो अग्निवीर हैं ये बचेंगे, क्या ये बेरोजगारी का एक आंकड़ा मात्र बन जाएंगे? रूप से तो बेरोजगार ही होंगे। ये हो सकता है ये कहें कि हम आर्मी रिटर्न बेरोजगार हैं, लेकिन क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग आर्मी से और सेना से हो चुकी होगी, तो जो कुछ लोग जो ट्वीट कर रहे थे हाल फिलहाल में देश के बड़े बड़े पूंजीपति कि हम इनको नौकरी देंगे, हम इनको नौकरी देंगे अग्निवीरों को, तो वो हो सकता है कुछ लोगों को दे दे नौकरी, लेकिन एक बड़ा चंक जो है वो तो बेरोजगार ही रहेगा वहां से आने के बाद भी। और सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार रहे ना रहे वो तो बाद की बात है। आप 4 साल के लिए सेना को भी ठेके पे रख रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को भी ठेके पे रख रहे हैं, 4 साल की ठेके की नौकरी दे रहे हैं, और उसको भी ये लोग कहीं काउंट न कर ले इन 10 लाख वाले आंकड़े में। मैं अभी से बार बार कह रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट पे जो जॉब्स जा रहे हैं, क्या उसको आप रेगुलर नौकरियों में गिनेंगे? ये 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, इसमें कोई पेंशन नहीं है, किसी तरह का कोई बाद में कोई कुछ नहीं मिलने वाला लोगों को, कोई सस्टेन ढंग से। 4 साल के बाद आपको एक बार एक मुश्त कुछ पैसा दे दिया गया और उसके बाद आप विदा ले लिए, तो उसको कैसे आप नौकरी में गिन लेंगे? ये तो ठेके पर दिया गया काम है ना, इसको भी ये गिन लेंगे।
यही काम ये लोग इस समय कर रहे हैं, हर तरीके से जो है छलने की कोशिश कर रहे हैं। 8 साल में 8 लाख नौकरी नहीं दे पाए और 1.5 साल में कहते हैं 10 लाख नौकरी दे देंगे। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी तरह से अगले 1.5 साल का जो पीरियड है, जिसमें इनको ये डर है कि कहीं देश में बड़ा आंदोलन ना हो जाए युवाओं का, उसको एड्रेस करने के लिए कुछ कुछ अभी जो है ये छोड़ रहे हैं और मार्केट में। अनुभव जी, इसका ट्रेलर जो है युवाओं के आंदोलन का, ये पिछले कुछ वक्त में एनटीपीसी का मुद्दा देखिए, आरआरबी ग्रुप डी को लेकर तमाम जो ये छात्र थे, हजारों की संख्या में बिहार में हमने देखा जिस तरह का प्रदर्शन वहां से शुरू हुए। हालांकि हिंसा को कोई जस्टिफाई नहीं करना चाहेगा, लेकिन उसके बावजूद गुस्सा है, आक्रोश है। ये बात जो है वो सरकार ने खुद अपनी आंखों से देखी और यही कारण रहा कि उसके बाद जब प्रदर्शन हुए उसके बाद खुद अश्विनी वैष्णव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आकर सॉफ्ट अप्रोच दिखाते हैं उनके प्रति, और कहीं ना कहीं उसके बाद सरकार उनकी मांगों के आगे झुक भी जाती है। और उसके बाद हमने देखा किस तरह अग्निपथ जैसे ये स्कीम लॉन्च हुई उसके बाद भी प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया, और प्रदर्शन के बाद सरकार फिर से सामने आती है और जो एज रिलैक्सेशन है वो 1 साल के लिए सही लेकिन देती है, कोविड के नाम पे एज रिलैक्सेशन सरकार देती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर मोदी सरकार कहीं झुकती नजर आई है पिछले कुछ वक्त में, तो वो है बेरोजगारी का मुद्दा, वो है सरकारी नौकरियों का मुद्दा, क्योंकि वहां पर सरकार पूरी तरह अकाउंटेबल है, क्योंकि जो वादा है उसके अनुसार आप चल रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का मुद्दा था तो वहां पर सरकार ने कहा कि 20 गुना को हम नौकरी देंगे, लेकिन असल में वो हुआ नहीं। तो जब रिजल्ट आया तो ये तमाम जो छात्र थे, एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि आपने 20 गुना का वादा किया था। तो वहां सरकार ने कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करी पहले तो कि 20 गुना से हमारा मतलब यूनिक कैंडिडेट नहीं था, लेकिन जब आक्रोश और ज्यादा बढ़ता दिखाई दिया तो सरकार ने कहा कि हमें सोचने का मौका दीजिए, हम एक कमेटी बनाएंगे। और कमेटी बनाने के बाद हुआ क्या? कमेटी बनाने के बाद हुआ ये कि सरकार को फाइनली झुकना पड़ा और जो युवा हैं और युवाओं को मौका देना पड़ा, नौकरियां देनी पड़ी, ये हुआ था। और वैसा ही देखिए अग्निपथ का जो हम अनुपम जी बात कर रहे हैं, अग्निपथ में भी जो एज रिलैक्सेशन जो है वो सरकार ने दिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो है क्लियरली जहां पर सरकार घिरती नजर आ रही है, और जिस मुद्दे से सरकार को डरना भी चाहिए, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो तो फैक्चुअल होते हैं कम से कम। देखिए आप हैं या कोई भी विपक्षी दल है, वो अपनी राय रख दे, आप उसे गलत जरूर बता सकते हैं, लेकिन आंकड़ों को आप कैसे गलत बताएंगे? और ये आंकड़े आपने खुद, सरकार ने खुद संसद में पेश किए हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है निधि। देखिए युवाओं के सामने तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, और इस देश, देखिए यह देश युवाओं का देश है। जैसा मैंने पहले कहा आपको, हमारे देश की डेमोग्राफी जिस तरह की है, कहा जाता है कि यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड, बहुत बड़ी आबादी है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। और जैसा मैंने कहा कि 35 वर्ष से कम आयु के तो लगभग 70% लोग हैं इस देश की आबादी के। ऐसे देश में आप युवाओं के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ करते रहे, जुमलेबाजी करते रहे, मजाक करते रहे, बेरोजगारी जैसे भीषण संकट को एक्नॉलेज तक ना करें, माने तक नहीं कि समस्या है। जब आप मानेंगे ही नहीं तो समाधान तो निकालेंगे ही नहीं। समाधान निकालने की पहली प्रक्रिया, पहली शर्त यह होती है कि आप माने कि कहीं पे कुछ गड़बड़ी है, तब ना समाधान निकालेंगे। मानते ही नहीं है कि बेरोजगारी है देश में, ये इनको बहुत भारी पड़ जाएगा, मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं। और ये जो दबाने कुचलने की कोशिश करते हैं, जैसा ये अग्निपथ में किया है, जैसा ये हमारे साथ करते हैं, हमें जैसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तिहाड़ जेल भेज दिया, ये इन चीजों का असर नहीं होने वाला। इससे देखिए, बाकी आप किसी को डरा सकते हैं, उन लोगों को डरा सकते हैं जिनके पास कुछ खोने को है। आप फिल्म मेकर्स को डरा सकते हैं, उनकी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। आप उद्योगपतियों को डरा सकते हैं कि उनको व्यापार नहीं करने देंगे। आप एकेडमिशियंस को डरा सकते हैं, मीडिया वालों को भी डरा सकती है ये सरकार, जुडिशरी को भी डरा सकती है। देश के युवाओं को कैसे डराएगी, जिसके पास खोने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ पाने को, और उनका सबसे ज्यादा स्टेक पर लगा हुआ है, पूरा फ्यूचर स्टेक पर है। तो इस सरकार की हैसियत नहीं है कि युवाओं को डरा सके। और इसलिए बार बार जब जब हम लोग मजबूती से अगर एकजुट होकर कोई बात कह देते हैं, तो इस सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा ना बहुत झुकना ही पड़ता है। आने वाले समय में भी अगर यह सरकार इसी तरह भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रही, ये मानती नहीं है कि बेरोजगारी एक संकट है और उसका कुछ समाधान निकालने की जरूरत है, ये भरोसा नहीं देती है सरकार कि वो कुछ ठोस काम करेगी इस पर, तो आने वाले समय में भी देखिए इतना बड़ा आंदोलन होगा जो इस सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा। मैं बार बार ये बात
और जो अनुपम एक जी, आपने बात जी कही निधि, हिंसा वाली जी बात कही कि जी कई प्रदर्शनों में हिंसा हो जाते हैं, मैं एक जी छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति के लिए एसएससी जी के माध्यम से पैरामिलिट्री जी फोर्सेस में रिक्रूटमेंट होती है। एसएससी जीडी 2018 के जी अभ्यर्थी हैं जो जी 2 साल से बिल्कुल जी रचनात्मक ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कभी जी धरने पर बैठते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी रैली करते हैं, कभी सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, कभी पैदल मार्च करते हैं। कभी कोई हिंसा नहीं की। कभी नागपुर में बैठे धरने पर, कभी कुछ लोग जी भूख हड़ताल पे बैठे, कभी जंतर मंतर दिल्ली पे बैठे, अभी नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च कर रहे थे। उनके साथ क्या हो रहा है आप देखिए। जी आप तो लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं युवाओं की जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर। उनके साथ जी क्या हो रहा है, वो उनको पुलिस लगातार परेशान कर रही है, उनको तिरंगा लेकर पैदल चलने नहीं दे रही है। तो एक तरफ सरकार घर घर तिरंगा का कैंपेन चलाती है और दूसरी तरफ जो बेरोजगार युवा हाथ में तिरंगा लेकर अपने अधिकार की बात करता है, उसको रोकती है, उसको परेशान करती है, उसको डिटेन करती है, थाने में डालती है, उठा के अलग अलग जगहों पे छोड़ देती है, प्रताड़ित करती है। वो तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर जी रहे हैं। अच्छा, और अनुपम क्या जी, करे वो, प्रदर्शनों का जिसके आपने बाद जिक्र किया। मुख्यमंत्री उनके जी साथ संवाद करे, ये बताइए। और जी बाद में वो कहते हैं कि हिंसा हो जाती है, हिंसा हो जाती है। शांतिपूर्ण जी आंदोलनों पर ये सरकार प्रतिक्रिया कहाँ देती है? जी मेरा भी सवाल यही है यहाँ पर आपकी इस बात से कि हिंसा को देखिए कोई जस्टिफाई नहीं करना चाहेगा, ना आप ना हम, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि क्या कोई प्रदर्शन जब बड़ा हो जाता है तभी आप उसकी कीमत जो है वो समझते हैं, तभी आप समझते हैं कि ये जो मुद्दे हैं ये वाकई में बड़े हैं, ये वाकई में सुनने चाहिए, जब वो एकदम हेडलाइन बन जाती है। लेकिन उसके पहले जैसे आप कोई भी प्रदर्शन देख लीजिए, पिछले वक्त में अग्निपथ का प्रदर्शन बहुत छोटे से शुरू हुआ, लेकिन जब बढ़ता चला गया, जब लगा कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, तब जाकर इस पर एक्शन होता है। आप आरआरबी एनटीपीसी का मुद्दा देख लीजिए, वहां पर भी जब रिजल्ट को लेकर कई छात्र जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई ना 20 गुना बोला था, यहाँ पर एक ही कैंडिडेट का नाम 2-3 बार है, अलग अलग लेवल पर उसके नाम का जिक्र है, तब सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब ये मुद्दा जो है वो बिहार से शुरू होता होता अलग अलग राज्यों में फैलता नजर आता है, जब ये मुद्दा बहुत बड़ा होता, प्रदर्शन बड़े नजर आते हैं। हालांकि हिंसा को हम बार बार कह रहे हैं कि कोई जस्टिफाई नहीं करना चाहेगा, लेकिन उसके बावजूद जैसा आपने कहा कि उन छोटे जो प्रदर्शन होते हैं उस पर सरकार रिस्पॉन्ड ही कहां करती है। आप देखिए, आज जंतर मंतर पर तमाम जो छात्र हैं, यूपीएससी के छात्र हैं, कोविड को लेकर एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिले। उनकी बात आज कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि प्रदर्शन शायद वो फिलहाल के लिए छोटा है, लेकिन जैसे ही प्रदर्शन बड़ा होता है क्या तब सरकार सुनेगी? सवाल यहां पर यह भी है अनुपम जी। ये देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ छोटा ही नहीं, प्रदर्शन अगर बड़ा भी हो और शांतिपूर्ण और रचनात्मक हो तो भी सरकार नहीं सुनती है। जी देखिए, इस देश में कई प्रदर्शन हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, कई प्रदर्शन जिसके हम लोग हिस्सेदार रहे हैं, जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती। यही जो मैंने जिसका जिक्र किया, एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन, ये छोटा प्रदर्शन नहीं है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया, जी जी हर तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश की। मैं तो पूछना चाहता हूं इस सरकार में बैठे मंत्रियों से, सरकार में बैठे आकाओं से, शाह और शहनशाह से, कि भाई और क्या करे ये एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी, और क्या करे जिसके बाद आप कम से कम इनकी बात सुनने को तैयार। मानना नहीं मानना दूर की बात है, इस देश के गृह मंत्री जो उस विभाग के इंचार्ज हैं, जिस विभाग को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं, इस देश के गृह मंत्री इन अभ्यर्थियों की बात पर 15 मिनट निकालने के लिए कैसे तैयार होंगे? और क्या करे ये अभ्यर्थी, बताइए क्या उपाय है इस देश में? कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है। ये तानाशाह लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। जब इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आप धैर्य की परीक्षा लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं धैर्य की, और उसके बाद जब प्रदर्शन बड़ा होता है, प्रदर्शन जब उग्र होता है, तब जाके उन प्रदर्शनों में ये प्रायोजित ढंग से हिंसा करवाते हैं, उसमें भी करवाते हैं। हमारे पास उसके आधार है, मैं किस आधार पर यह बात कह रहा हूं। और वो हिंसा करवा के फिर बताते हैं कि देखो ये हिंसा कर रहे हैं, ये प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर जवाबदेही हो, उन्हीं की क्रेडिबिलिटी पे सवाल हो जाए। तो सरकार से कभी कोई सवाल ना पूछा जाए, लेकिन सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों से दिन रात सवाल पूछा जाए। ये पैटर्न ये लोग चलाना चाहते हैं, हम तो ये पैटर्न नहीं चलने देंगे।
हम तो करेंगे मजबूती से अपनी बात, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे, हम अपने संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए अपनी बात कहेंगे। लेकिन इस तानाशाह सरकार को युवाओं के भविष्य को, उनके सपनों को कुचलने नहीं देंगे इस ढंग से। इसीलिए लगातार हम जो, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि देखिए, अब वो वक्त आ गया है जब हम सब सिर्फ परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके कमियों को ना गिनाएं, हम जो समाधान की बात करें और उस समाधान को लेकर इस देश में एक बड़ा व्यापक आंदोलन तैयार करें। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, सभी राज्यों में काम चल रहा है। आप सब से अपील है कि आप सब मिलजुल कर एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, तभी जाके ये सरकार मजबूर होगी कि रोजगार के सवाल पे कोई ठोस करे, कोई ठोस भरोसा दे देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को। वरना ये देश जो है, देश, ये देखिए, सिर्फ युवाओं के भविष्य की बात नहीं है। युवाओं का जो सामूहिक भविष्य है वही देश का भविष्य होता है। ये इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। पूरे देश को उलझा रखा है फिजूल के डिबेट में, जाति धर्म की बहस में, दिन रात उलझुल चीजों में ये लगा रखा है। और यहाँ पे रोजगार की जो बात आती है, बेहतर भविष्य की बात आती है, वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम इनको मजबूर करेंगे कि इनको सुनना पड़े, हम इनको मजबूर करेंगे कि ये समाधान पर काम करें। और हम सब में, इस देश के नौजवानों में, युवाओं में, युवतियों में ये ताकत है कि ये काम कर सकते हैं। जी। और जहां देखिए, देश की संसद में जहां पर मुद्दों की बात होनी चाहिए, जहां पर महंगाई या बेरोजगारी जैसे मुद्दों बात किसी भी चीज की नहीं हो पा रही, क्योंकि हंगामा जो है, देश की संसद आज भी चल रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, हंगामा हो रहा है सिर्फ। और लेकिन देश का युवा क्या चाहता है, आज आप हमारे कमेंट सेक्शन देखेंगे या आप हमारी कई जो छात्रों से जुड़ी आप जो भी हमारी कहानियां हम कवर करते हैं न्यूज तक पर, आप वो देखेंगे तो आप जानेंगे कि असल में ये देश का युवा किन किन मुद्दों को लेकर परेशान है। और आप सोचिए, ये आधा भी नहीं है जिन इश्यूज को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर ये जो छात्र हैं वो परेशान है। ऐसे कई छात्र होंगे जिनकी बातें अभी भी अनसुनी है, जिनकी कहानियां अभी भी सामने नहीं आई हैं। आप देखिए, आईएएफ की मैं लगातार जिक्र कर रही थी, क्योंकि हाल ही में आईएएफ हो, यूपीएससी हो, सभी हमने इश्यूज जो है वो कवर किए। आईएएफ के आप छात्रों से बात करिए, आप लगातार मैं बात उनसे कर रही थी और मैं महसूस कर पा रही थी कि किस तरह आप सोचिए कि सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर, आपके माता पिता को ये बात पता हो कि सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर जो है वो ही हाथ में नहीं आया। आप सोचिए उन युवाओं पर, उन माता पिताओं पर क्या बीती होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं निधि, और उसी का नतीजा है। देखिए, आए दिन आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। सिर्फ अग्निपथ को लेकर न जाने कितने नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। मैं खुद जींद गया था। जींद में जो रोहतक में सचिन ने अपनी जान दे दी सुसाइड करके, सिर्फ अग्निपथ के कारण। मैं उसके परिवार वालों से मिला। उसके पिताजी जो थे वो भी एक्स सर्विसमैन है, वो भी आर्मी से रिटायर हुए। और वो उस परिवार पे सच में क्या बीत रही होगी। और ये एक की कहानी नहीं है, ऐसे कई कहानियां हैं जो इस वक्त हमारे मुख्य धारा की मीडिया में भी उसकी बात नहीं हो रही है, हमारे टीवी अखबारों पे उसकी चर्चा नहीं हो रही है, सरकारों पे उसकी जवाबदेही नहीं दी जा रही है, संसद में उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हंगामा हो रहा है, कोई ईडी पे हंगामा कर रहा है, कोई किसी ने किसी को क्या कह दिया, किसी ने जवाब में क्या कह दिया, पूरा देश इसी में उलझा हुआ है। और इस देश की जो असल चिंता होनी चाहिए थी उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। और इस सरकार ने पूरे देश को उलझा रखा है, उलझुल बातों में उलझा रखा है। देखिए, उस बात को, बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको तो एक ही लाइन में कुछ के महीने में 10 लाख नौकरियां निकालेंगे मिशन मोड में 1.5 साल के अंदर, ये कहकर पूरा मुद्दा ही वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन अग्निपथ को लेकर विरोध हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो विरोध है ये छात्रों की तरफ से लगातार सामने आया है। और कहीं ना कहीं सरकार यहां पर बैकफुट पर जरूर दिखाई देती है, क्योंकि यही एक मुद्दा है। दूसरा है महंगाई, इन्फ्लेशन। ये दो मुद्दे हैं जो 2024 में कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं। और ये हम जैसे हम कह रहे हैं, ये आंकड़ों के आधार पर ही बात कर रही है। और ये आंकड़े हमने नहीं जारी किए, ये खुद सरकार ने जारी किया, जो लगातार हम आपको आंकड़े भी बता रहे थे। और जो आज हमारा चर्चा का विषय भी है कि पिछले 8 साल में 1% से भी कम
आप नौकरी, सरकारी नौकरियां जो है वो देते हैं। 22 करोड़ से ज्यादा छात्र जो है आवेदन करते हैं। 22 करोड़ के आप मायने समझे। आरआरबी एनटीपीसी का आप जिक्र कर लें, उसी में ही 1-2 करोड़ जो छात्र हैं उन्होंने वहां पर आवेदन किया था। और ये 8 साल के आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे वो आंकड़े जो पिछले 8 साल के हैं। ये सरकार ने खुद संसद में जारी किए हैं, जवाब में ये आंकड़े जो है वो प्रस्तुत किए और बताया है कि पिछले 8 साल में सरकार के पास अगर 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए तो उसमें 7,22,000 को ही नौकरी असल में मिल पाई। और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 0.5% भी नहीं है। और 1000 में से, इसका और तात्पर्य आप निकाले तो 1000 में से सिर्फ 3 को नौकरी मिली है। अनुपम जी, आप इस बात का अंदाजा लगाइए, या ये जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंदाजा लगाएं कि 1000 में से अगर सिर्फ 3 को नौकरी मिल रही है तो आप रेशियो समझे, आप हालत समझे इस बात की। और लेकिन यहां पर यह भी बात गौर करने वाली है, ये जानने के बावजूद कि 1000 में से 3 को ही नौकरी मिल रही है आज की डेट में, अगर 8 साल के आप आंकड़े उठाए, इसके बावजूद भी ये जो युवा है ये इतने बेरोजगार है, इतने परेशान है, इतने तंग है, ये फिर भी जाएंगे। अगर रेशियो इतना कम भी है, बेरोजगारी का आलम यह है कि ये जानने के बाद भी युवा जाएंगे, वो एग्जाम देंगे, वो टेस्ट देंगे। और यहाँ पर अग्निपथ का जब हम जिक्र करते हैं, जब हम सेना में, आईएएफ में, नेवी में नौकरी का हम जिक्र करते हैं, भर्तियों का जिक्र करते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए ये नौकरी मात्र नहीं है जिसे 4 साल में बांध दिया गया है। ये मैं उन अभ्यर्थियों की बात आपको बता रही हूं। ये अभ्यर्थी जो है ये कहते हैं कि सेना में काम करना, सेना के लिए जो पैशन है हमारा, वो नौकरी में आप नहीं बांध सकते। ये अभ्यर्थी कहते हैं, ये एस्पिरेंट्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। हताशा इतनी ज्यादा है, बिल्कुल ठीक आप बात कह रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी जीवन मरण का सवाल बन चुका है युवाओं के लिए इस समय। ये सिर्फ कोई आर्थिक संकट नहीं है, इसको सिर्फ एक हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी का एक एस्पेक्ट है जहां पे डिस्कशन होना चाहिए, बस इतना भर नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ इन दिस कंट्री नाउ। इस वक्त युवाओं के लिए विशेष तौर पे जीवन मरण का सवाल है बेरोजगारी, और इसलिए भारी संख्या में बेरोजगारी के कारण लोग अपनी जान दे रहे हैं। आप समझिए, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है जिसके लिए लोग जान देने लग जाए, आत्महत्या करने लग जाए। तो लोग तो जाएंगे ही। आप 4 साल की अग्निपथ स्कीम ला दें तो फिर भी लोग अप्लाई करेंगे। आप 4 महीने के लिए आइए ना, आप कह दीजिए 4 महीने हम 30-30 हजार रुपया देंगे सेना में काम करने के लिए, उसमें भी लाखों की संख्या में आवेदन आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि अग्निपथ स्कीम को सबने सपोर्ट कर दिया है। ये जो सरकार जो प्रोपेगेंडा चला रही है ना कि देखो 7.5 लाख लोगों ने अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना वाली भर्ती में आवेदन किया है, इसका मतलब सबने स्वीकार कर लिया है। ये जो विरोध कर रहे थे ये तो ऐसे ही विरोध कर रहे थे। अरे भाई, इनको समझ ही नहीं आता है। ये असल में रिफ्लेक्शन है बेरोजगारी का, ये प्रमाण है। ये जो आंकड़ा है 22 करोड़ का आंकड़ा हो, या रेलवे के लिए जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए 2 करोड़ 42 लाख का आंकड़ा हो, या अग्निपथ में जो 7.5 लाख का आंकड़ा है, ये सारे आंकड़े जो हैं ये देश में भीषण बेरोजगारी का प्रमाण है। ये किसी भर्ती की सफलता का प्रमाण नहीं है। ये एनटीपीसी ग्रुप डी में 2 करोड़ 42 लाख ने अप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये प्रमाण नहीं है कि एनटीपीसी ग्रुप डी देश की सबसे अच्छी परीक्षा है। देखो 2 करोड़ 42 लाख ने अप्लाई कर दिया। हास्यास्पद है इस तरह की बातें जो लोग करते हैं। देखो अग्निपथ का समर्थन करते हैं, मतलब बेतुकी बात है बिल्कुल पूरी तरह से। लोग तो अप्लाई करेंगे ही भाई, इस गरीबी में, इस बेरोजगारी में, जहां पे लोगों के पास, मतलब आप देखिए आंकड़ा जो आया ये कि 25,000 तक की कमाई इस देश में, 25,000 से ज्यादा मंथली इनकम जिनका है वो देश की टॉप 10% में है। आप समझिए इस देश की डेमोग्राफी के बारे में ये आंकड़ा। मतलब कि हम लोग को कई बार लगता है कि हम महीने के 26-27 हजार 28 हजार कमा रहे हैं अगर, तो हम तो गरीब हैं। भाई आप देश के टॉप 10% में है। आप सोचिए सही में जो गरीब है वो कहाँ है? आप सोचिए सही में जो मिडिल क्लास है वो कहाँ है? वो क्या करेगा? वो क्यों नहीं कहीं पे भी 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अप्लाई करेगा?
बिल्कुल करेगा वो अपने घर से 4000 किलोमीटर दूर जाकर नौकरी करने को तैयार हो जाएगा। क्या करेगा वो? जीवन मरण का सवाल है उसके लिए। और इसको ये सरकार मजाक बनाती है युवाओं का, ये कह के कि हमारे स्कीम की सफलता का प्रमाण हो गया ये। तो इसलिए मैं बार बार जिस बात को दोहरा रहा हूं और आपके दर्शकों के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। हम लोगों ने ये ठान लिया है, ये तय कर लिया है कि अब हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, अब हम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, सिर्फ कमियों को गिनाते नहीं रहेंगे। अब हम बिल्कुल सॉल्यूशन ओरिएंटेड ढंग से समाधान बताते हुए इस देश में एक व्यापक जन आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर मैं विशेष तौर पे, अभी मैं बिहार में हूँ, बिहार में हम बड़ा कैंपेन करने वाले हैं, बड़ी घोषणा करने वाले हैं। 30 तारीख को एक प्रेस वार्ता है मेरी पटना में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कैंपेन होने वाला है और हम इन सभी राज्यों में बड़े कैंपेन के जरिए और इन बड़ी योजनाओं के सहारे देश भर के युवाओं को एकत्रित करेंगे, एकजुट करेंगे एक बड़ी लड़ाई के लिए, बड़े संघर्ष के लिए, ताकि हम देश के भविष्य को बचा सके, ताकि हम सही में राष्ट्र निर्माण कर सके। राष्ट्र निर्माण के नाम पे लफाजी करने वाले जो लोग हैं, जुमलेबाजी करने वाले जो लोग हैं, उनके बजाय हम सच में अपने देश को बचा सके, इसके लिए अब देश के नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा। और किसी में ये हिम्मत नहीं है, सबको डरा दिया गया है, सब लोग डर के मारे चुप हैं। देश का युवा ही इस देश को बचाएगा। जी अनुपम जी, और मैं क्या बात कर रहे थे, कमेंट्स में लगातार पढ़ रही थी उन सभी छात्रों के, और आप देखेंगे जिस बात का मैं लगातार जिक्र करना नहीं भूल रही यहाँ पर, वो नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर लोग जो युवा हैं वो तंग तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही ये नहीं भूलना चाहिए कि जो छात्र है वो लिख रहे हैं जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स या जस्टिस फॉर आईएएफ, तो ये जिसकी कवरेज भी मैं लगातार आपको बता रही हूँ कि न्यूज़ तक करता रहा है, क्योंकि और आपने भी जैसा जिक्र किया है, मामला जो है वो कोर्ट अब जुडिशरी की तरफ जो है वो पहुंच गया है, क्योंकि ये आप कहें ये जायज बात जरूर यहाँ समझ में आती है, क्योंकि ये जो छात्र हैं अपने सारे स्टेजेस, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, सब कुछ क्लियर कर चुके थे, लेकिन आज सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेटर जिस वक्त हाथ में आना था, 1 साल तक इस बात का इंतजार किया कि ज्वाइनिंग लेटर कोविड के कारणों की वजह से जो है डिले होता चला आ रहा है, लेकिन आ जाएगा, ऐसा इन छात्रों को भरोसा था। लेकिन एन मौके पर जून के महीने में अग्निपथ स्कीम का जब अनाउंसमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं वहां भी छात्रों को एक रे ऑफ होप आप कह लीजिए वो रहती है कि जो हमारी भर्तियां वो तो होंगी ही, क्योंकि हम तो एग्जाम दे चुके हैं, तो हम इनमें तो शामिल नहीं होंगे, हमें अलग से नहीं देना होगा एग्जाम। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता और बिल्कुल उलट जो है वो हो जाता है। कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि अनुपम जी आपकी जो पूरी आपकी इस पूरे आपका जो इस पे बातचीत रही उसके माध्यम से जरूर ये छात्र जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुद्दे हैं आपने रखने की कोशिश की छात्रों की भी तरफ से, ये जो तमाम डिफेंस के स्टूडेंट्स हो या देश भर के अलग अलग स्टूडेंट्स हो, सरकार की तरफ एक पैगाम जरूर जाएगा, एक बात जरूर ये छात्र जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो जरूर जाएगी। और ये जो आंकड़े हैं जो हम आज लेकर आए आप सबके सामने, वो फिर से हमें ना लाने पड़े, ये भी हम उम्मीद करते हैं। और अनुपम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज तक से जुड़ने के लिए इस चर्चा में। ऐसी और खबरों के लिए आप न्यूज़ तक देखते रहिए और अपनी जो बात है वो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।